नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 25 मई है। इंदौर में माहौल आज बिल्कुल गर्मा गर्म है। शहर में अच्छी खासी गर्मी तो है ही 40-41 के लगभग, पर उमस बहुत ज़्यादा है। इसके कारण जो है मौसम में बड़ी घबराहट सी है। ये तो है ही। एक घबराहट और हो गई है। रात को अचानक जो है पेट्रोल डीजल के भाव में एक ज़बरदस्त उछाल आ गया और 7.5-8 रुपये तक लगभग पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। इस खबर के पीछे की भी एक खबर है। सरकार अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहती है, सारा बोझ आम आदमी पर डालना चाहती है। 43 लाख करोड़ रुपया हमारी और आपकी जेब से सरकार निकाल चुकी है इसी पेट्रोल डीजल के नाम पर। जब 60 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल था, तब हमें 40 रुपये प्रति बैरल पर कच्चा तेल मिल रहा था रशिया से, तब भी हम 105 और 106 रुपये के हिसाब से ही भुगतान दे रहे थे। तो सरकार अभी भी अपने खजाने में कोई कमी नहीं कर रही है। सरकार आपको कहीं रियायती दे रही, पर इस पर आप कार्यक्रम के आखिरी में हम बात करेंगे। इस पर भी बहुत बड़ा मामला ये अपने आप में, आपको समझ में आएगा क्या खेल खेला जा रहा है। दूसरा जो है, कांग्रेस जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है और उन्होंने इंस्टाग्राम पे भाजपा को पछाड़ दिया है। मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर उनके इंस्टाग्राम पे पहुंच गए हैं। कल इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया था, पर भारी दबाव के चलते वापस उसको खोलना पड़ा। मेटा पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। ये नई पार्टी जो है, JNG, YG, अल्फा-जी वालों की ये नई मुसीबत धीरे धीरे सरकार की नहीं बन रही है और उनका पहला टास्क है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। इसको लेकर धीरे धीरे माहौल वो बनाने में लगे हैं। सरकार क्या करेगी इस पर भी बात करेंगे सबसे आखिरी में। पर सबसे पहले हम इंदौर की खबरों की बात करेंगे और आज हम प्रभात खबरों से शुरू कर रहे हैं। हम आज भीषण गर्मी के दौरान जो सबसे बड़ा जल संकट है वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। इंदौर में पानी की समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है। हालत ये हो रही है कि पानी कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, इसको लेकर बड़ी घबराहट होने लगी है। अगर आज पानी आने का नंबर नहीं आया है तो आपके क्षेत्र में कोहराम मच जाता है। लोग डरने लग जाते हैं कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। 1 से 1.5 मीटर या 2 मीटर भी टंकी नहीं भरा रही। जो 6 फीट भराने वाली टंकियाँ वो भी 2 से 2.5 फीट ही भरा पा रही हैं। इसके कारण पानी का दबाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दबाव कम हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा नहीं है, प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो नल बोल जा रहे हैं। उसके चलने में पानी का एक नया संकट खड़ा हो गया है। कल बहुत बड़ा आंदोलन भी है शहर में। तो प्रभात खबर, पानी नहीं तो क्या करेंगे पार्षद। सही बात है, पानी नहीं तो क्या करेंगे पार्षद। इसके पीछे मेरा भी एक थोड़ा सा लॉजिक है कि पार्षदों ने भी अपने क्षेत्रों में आम लोगों को मोहताज रखने में कोई कमी कसर बाकी नहीं रखी। अगर चाहते तो 5 साल के अंदर इतना समय मिला था कि पार्षद चाहते तो अपने क्षेत्रों को पानी के लिए समग्र रूप से मजबूत बना सकते थे, जल स्तर सुधार सकते थे, पर किसी भी पार्षद ने इस दिशा में काम नहीं किया। पार्षद इस जुगाड़ में लगे रहे कि इसने पिछले बार वोट डाला नहीं था और इसने वोट दिया नहीं। तो ये सारी राजनीति के चलते हर पार्षद जो चाहता है कि आधी आबादी उसके क्षेत्र की उस पर मोहताज रहे और चिट्ठी पत्री पर 2000 लीटर पानी उसको मिलता रहे। यही भी एक इस शहर का दुर्भाग्य है कि हम 25 साल बाद भी भाजपा का तमाम रहने के बाद में भी पानी का संकट यथावत बना हुआ है। अब पूरा ठीकरा 2 पूर्व महापौर छोड़ा जा रहा है मोगे जी पे और मानली गौड़ पे कि इनके 12-10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। क्या साहब, क्या है तथ्य? जी बिल्कुल, ठीकरा फोड़ना अपनी जगह और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर बात करी जा रही है, अभी आपने कहा कि ठीकरा फोड़ना, तो मैं यहीं से अगर शुरू करूं तो इस परिषद को 4 साल हो गए होंगे। 4थे साल हाहाकार मचा है। तो आप कह रहे हैं कि पिछली परिषद वालों ने कुछ नहीं किया। तो पिछले 3 बार जो है आपको क्या है, जल संकट की आपको एहसास नहीं हुआ। यहाँ कहें कि जिम्मेदार अफसरों ने आप तक बात आने नहीं दी तो आपको कहीं लगा नहीं। अब आपके ऊपर आ गए, अफसर चले गए, जो अफसर आपने बैठा दिए हैं वो किसी काम के नहीं हैंगे। या तो अब आपको लग रहा है कि पुरानी परिषदों ने कुछ नहीं किया। बात तो ये आ गई। अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे पार्षद। बात बड़ी लॉजिक की है। इस शहर में जल संकट गहराता है। सबसे पहले जो है विरोध का झंडा विधायक महेंद्र आडिया उठाते हैं। तकलीफ वाकई है 5 नंबर में। वो बात अलग है कि 2 दिन ही बाबा का दिल जो है पलट जाता है। महापौर के घर जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, पानी के हालात सुधर जाएंगे। पर बाबा को ये नहीं भूलना चाहिए, आपने तो जो करना था राजनीतिक दबाव में जो कर दिया आपने, पर आपके क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है। आपकी विधानसभा के पार्षद कह रहे हैं कि पार्षद अकेला क्या करेगा। एक टंकी दी है, टैंक कितनी भराती है, कितने टैंकर दिए हैं, इससे पूरे वार्ड की पूर्ति नहीं होती हैगी। ये लोगों को वे जवाब जो हैं सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। और यही पार्षद जो है दिखावे के लिए ढोंग करते हुए वीडियो भी जारी करते हैं कि हम पानी बांटने जा रहे हैं, हम सुबह से यहाँ लगे हैं, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, धूप में दौड़ भाग कर रहे हैं।
जब आप दौड़ भाग कर रहे हैं तो आपने पूरे साल भर क्या किया, 4 साल से आप क्या कर रहे थे कि आपको आप दौड़ भाग करना पड़ रही है। कि बात यहाँ आ जाती है। आप ही की विधानसभा के एक पार्षद ऐसे हैं मूसाखेड़ी के कि रहवासी जो हैं पानी के लिए उनके दफ्तर पहुंचते हैं, खबर लगने पर वे शटर गिरा के घर चले जाते हैंगे, मोबाइल तक फोन तक नहीं उठाते, लोग जो है उनके दफ्तर पे ही धरना देकर बैठ जाते हैंगे। ये वीडियो आम हैंगे, ये आम वीडियो विधानसभा 5 के हैंगे। अब बात 5 की नहीं है कि सिर्फ 5 में ही जल संकट है। इस शहर में सबसे ज़्यादा वोटों से जो चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते विधायक के घर जो है सैकड़ों लोग पहुंच जाते हैं, जिसका ऐलान 2 दिन पहले हो जाता है। 2 नंबर विधानसभा में एक ही वार्ड में नहीं, अलग अलग वार्डों में जल संकट विकराल रूप होता जा रहा है। 3 नंबर में यही हालात है और आज तो 4 नंबर विधानसभा में भी जल संकट को लेकर लोग सड़कों पर आ गए। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग बगैर किसी राजनीतिक दबाव प्रभाव के, बिना किसी नेता की मदद के सड़कों पर आ रहे हैं। तो शहर में जल संकट तो है, आपको मानना होगा। पुरानी शहर परिषद पे आरोप लगाना अलग बात है, और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पुरानी परिषद भी तो आप ही की रही है। सही बात है। पानी को लेकर आपको एक नीति निर्धारण करना पड़ेगा, और महापौर जी किसी पे भी ठीकरा फोड़ लें, ये अच्छा हो सकता है। मोगे जी ने भी कल कहा कि उनकी अक्षमता का प्रतीक है ये। उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किए। अगर उनको एक थोड़ा समय और मिलता तो वो कह रहे थे कि खंडवा रोड से जो पानी का बहाव है उसको इंदौर लाके और बड़ी योजना के हिसाब से वो काम करना चाहते थे, पर ठीक है, समय मिला नहीं। उन्होंने महापौर पर कुछ नहीं कहा, पर उनका ये मानना था कि ये अक्षमता का सबसे बड़ा प्रतीक है कि आप शहर को पानी नहीं दे पा रहे होंगे। तो ये तो एक मामला था। दूसरा एक खबर मैं आपको बताता हूँ। आज सवेरे 8 बजे जैन समाज का एक बड़ा विशाल जुलूस निकला। रीवा में आरिकाओं की जो हुई मौत को लेकर सड़क पर उतरा जैन समाज। आज सवेरे 8 बजे राजबाड़े के आसपास तमाम जगहों पर जैन समाज के लोग पहुंचे थे और ज़बरदस्त तरीके से आज इसका विरोध करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी वगैरह की मांग की थी। तो ये खबर थी जो हमने आपको रेगुलर खबरों में है, हमने आपको बता दें। अब हम पत्रिका की दूसरी खबर बात कर लेते हैं। आधुनिक बस स्टॉप का निर्माण होना था। प्रोजेक्ट इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा है कि 200 में से केवल 70 बने। एजेंसी अगले महीने जून तक काम पूरा करने का दावा कर रही है। ये बस स्टॉप कहाँ बनने क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, शहर के अंदर जो पुराने बस स्टॉप बने थे उन्हें तोड़कर नए बस स्टॉप बनाने का जो ठेका किया गया था, 200 बस स्टॉप जो नगर निगम बनवा रहा है, और ये बस स्टॉप AICTSL के टेंडर से हो रहे हैं। आपको बता दूं, AICTSL अब परिवहन विभाग में मर्ज हो गया है, इसलिए अब AICTSL के पास तो वो अधिकार बचे नहीं, वो ना वो नगर निगम का हिस्सा रहा है। पर जो टेंडर हो चुका है उस टेंडर में जो है बस स्टॉप बनाने वाली कंपनी पर AICTSL के जो अधिकारी हैं इतने मेहरबान हैं कि उसने इतनी आराम से काम करने का मौका दे रहे हैं कि बस स्टॉप बनाने वाली कंपनी वो ऐसी जगह ढूंढ रही है कि जहां उस पर प्रचार करके, बात फिर यही वो आती है कि प्रचार का पूरा खेल है, होर्डिंग का पूरा खेल है, बस स्टॉप पे LED स्क्रीन लगाकर पैसे कमाई करने का पूरा खेल है। बस स्टॉप की आड़ है, सिर्फ नाम है। ऐसी जगह बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं जहां ना बसें रुकती है ना आम आदमी वहां पर उतरते हैं। सही बात है। एक और हम बात कर लेते हैं, एक और भी पानी की समस्या पर लेकर अग्निबाण में कोई खबर है शायद। हाँ, ये आज निगम आयुक्त के साथ कलेक्टर भी पहुंचे पानी के हालात सुधारने। कल इसको लेकर भोपाल में एक बड़ी बैठक हुई थी और तमाम लोगों को जो है जोड़ा गया था, उससे तमाम कलेक्टरों को, और मुख्य सचिव ने, प्रमुख चीफ सेक्रेटरी ने जो है निर्देश दिया कि अब कलेक्टर खुद इसकी कमान संभाले, कंट्रोल रूम बनाए, एक टैंकर की मॉनिटरिंग करें और इसके साथ में पूरी जानकारी का ब्यौरा जो है पानी का कहाँ क्या जा रहा है उसका ब्यौरा अप टू डेट करें। तो आप नगर निगम आयुक्त के साथ कलेक्टर भी मैदान में आपको पानी के लिए मिलेंगे। पर एक और इससे बड़ी समस्या एक ग्रामीण क्षेत्र में पानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हाहाकार मचने लगा है, क्योंकि यहाँ नर्मदा का पानी, वहाँ तो पानी की और भी दिक्कत है क्योंकि दूसरे साधन कम है। तो जिन जगहों पे वहाँ पे भी दिक्कत है, तो अब दोनों जगहों का काम जो है कलेक्टर संभालेंगे। तो एक नया खोलने की कोशिश की। हालांकि अब 10 से 12 दिन बचे हैं संकट के। मुझे लगता है राहत की बात होगी कि 2 या 4 तारीख के लगभग तो कुछ पानी गिर जाए, तो तापमान प्री मानसून के कारण गिरेगा, पानी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। पर अभी आपको 6 से 8 दिन भरपूर कष्ट के रहने वाले हैं, क्योंकि नौतपा भी शुरू हो गया है आज से, और अभी 2 तारीख तक इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। क्या है साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कलेक्टर शिवम वर्मा ने जो है पानी, शहर में पानी की जो किल्लत हुई है उसकी कमान अपने हाथ में से ले ली है। भोपाल से निर्देश के बाद वे मैदान में उतर आए हैं और आज सुबह सबसे पहले मूसाखेड़ी के स्कॉडा सेंटर पहुंच गए थे। ये वही सेंटर है जहाँ से पूरे शहर की जो टंकियाँ भरी जाती है उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और यहीं से वो बटन दबाया जाता है जिससे टंकियों की तरफ पानी रफ्तार लेता है।
शिवम वर्मा नगर निगम कमिश्नर रह चुके हैं, एक एक चीज को अच्छे से जानते हैं। उनके नगर निगम कमिश्नर रहते जितना जल संकट नहीं गहराया था जितना क्षितिज सिंघल के रहते गहरा गया है। क्षितिज सिंघल अभी शहर को समझ नहीं पाए हैं। बात कर लें कि पानी के अपर आयुक्त की बात कर लें, आशीष पाठक तो अभी शहर को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, शहर के जानकार कर्मचारियों और अधिकारियों को आपने यहाँ से रवाना करके पानी का जो जल संकट पैदा किया है, ये इसकी सबसे बड़ी मूल वजह है। आपने नए अफसर लाकर यहाँ बिठा दिए, नए अफसरों को दिलचस्पी नहीं है इस शहर की ओर में, वैसे भी यहाँ समय पास कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं, नेता कह रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं, महापौर कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अधिकारी को समझ में आएगा जब तो वे उनकी सुनेंगे। अधिकारी भी नए हो गए, नेताजी भी नए हो गए, 4 साल निकल गए, मुझे लगता है 6-8 महीने और निकल जाएंगे, ये परिषद पूरी हो जाएगी, फिर वही बात कही जाएगी इस परिषद ने क्या दिया इस शहर को। जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2013 से लेकर 2020 तक जो परिषद में रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर अगली परिषद में जो आएंगे वे क्या कहेंगे हम सोच सकते हैं। पर बात कुल मिलाकर यह है कि शिवम वर्मा के हाथ में कमान जाने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जल संकट के आखिरी दौर में, मैं आखिरी दौर इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि मानसून आने वाला है, 2-4 बार बारिश हो जाएगी, मौसम में ठंडक आ जाएगी, पानी का उपयोग कम हो जाएगा और फिर पानी धीरे धीरे जो ज़मीन में जाने लगेगा, जो बोरवेल सूख गए उसमें थोड़ा बहुत पानी आने लगेगा। अगले कुछ दिनों में राहत हो सकती है आपके पास में, पर शहर को इसके लिए अगली बार के लिए तैयार होना पड़ेगा। 1 साल पहले से कमर कसना पड़ेगी। जहाँ तालाबों का जल स्तर बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ तालाब पर अतिक्रमण है उनको सबको एक साथ मिल के भीड़ के साथ हटाना पड़ेगा। और इसके साथ ही तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ भी जल स्तर को पानी का जहाँ भेजा जा सकता है नीचे, उन तमाम जगहों पूरे साल भर अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाके अगले साल आप भरपूर पानी ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और खबर रखनी पड़ेगी जिसमें हम बात करते हैं। 190 करोड़ में राजकुमार मिल की ज़मीन बिकने के लिए ब्रोकर ने टेम्पो निकाला है, सोशल मीडिया पर डाला है। मतलब 200 करोड़ में वो ज़मीन बेच रहा है राजकुमार मिल की। पता नहीं उसको ये अधिकार किसने दिए, पर सोशल मीडिया पर वो तो बेच रहा है। इसके पहले 200 करोड़ में हुकुमचंद मिल की ज़मीन बिक चुकी है। ये मिलों की ज़मीन बिकने वाला, ये MP टेक्सटाइल की ज़मीन है, मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है। ये आखिरी होगी ज़मीन जो इंदौर में जो बची होगी प्राइवेट मिलों में, जिसको बेचने का मामला। स्वदेशी मिल की बिक चुकी है, हुकुमचंद की बिक चुकी है, अब केवल कल्याण रह गया। मालवा मिल का मामला भी निपट चुका है लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है, और होप मिल का मामला विवाद में है, पर यही जो मिलों की ज़मीनें बची उसमें राजकुमार मिल की ज़मीन ऐसी है जो शहर के मध्य में है। और इसके लिए भी अब अगर ब्रोकर बेच रहा है तो ये समझ में नहीं आया कि उसको अधिकार किसने दिए, पर किसी ने कुछ तो कहा होगा, क्योंकि तो सोशल मीडिया पर डाल के इसके लिए अपना प्रयास शुरू किया है। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शहर की पहचान जो है, शहर की पहचान मिले हुआ करती एक एक करके बिकती जा रही है। कि अब आखिरी जो आप बता रहे हैं, ये मिल भी बिकने को तैयार है। मुझे लगता है आने वाला वक्त यही है कि शहर से मिलों की जो पहचान तो खत्म कर ही दी गई है। हुकुमचंद मिल का सौदा सरकार कर चुकी है, अब राजकुमार मिल को भी बेच रहे हैं, तो सारी मिलें बिकना ही है। हाँ, बेच के सरकार को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमसे और आपसे ज़्यादा ज़रूरत सरकार को है पैसों की, कि जहाँ से पैसा मिले लाओ। अब सरकार ऐसी स्थिति में आ जाएगी, इतना कर्ज उठा चुकी हैं सरकारें, इतना कर्ज उठा चुकी हैं कि आने वाले समय में सरकार ये देखेगी कहाँ से कितना पैसा मिल सकता है। आपको आश्चर्य होगा, हमारा सबसे बड़ा राजस्व का जो खजाना है आने वाले समय में केवल शराब से भराएगा। मतलब पूरी ताकत सरकार जो है शराब पे लगाएगी कि शराब जितनी बेच सकते हो बेचो भैया, जो पैसा आने वाला है ज़बरदस्त। 4थे या 5वें नंबर पे हम शराब से राजस्व कमाने में। तो आप समझ सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी मत, भरपूर पिया करिए, जितनी आप नहीं पी सकते उससे ज़्यादा, क्योंकि सरकार को पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस पर हम बात करेंगे बाद में भी। अब हम दोपहरी खबरों की बात कर लेते हैं। 2 दिन से वन विभाग की अभियान चल रहा था गिद्धों की गिनती करने को लेकर। पहले आपको याद होगा कि यहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड था, तो उसके आसपास तमाम गिद्ध यहाँ पहुँचा करते थे, पर धीरे धीरे उनका शिकार होने लगा या वो जहरीली वस्तु खाने लगे और धीरे धीरे ख़त्म हो गए। इसके बाद में इनको सहेजने का काम शुरू किया गया, और जो बाहर से विदेश से जो गिद्ध आ जाते थे उनको भी अभेरने का काम चालू करते करते धीरे धीरे अब जाके गिद्ध थोड़े बहुत दिखने लगे। जो गिद्ध पहले लंबे समय तक आपको दिखा करते थे। प्रकृति का इतना सुंदर संतुलन बनाया है ईश्वर ने, और उसी संतुलन के आधार पर गिद्धों की बड़ी अहम भूमिका होती है। शेर ने शिकार किया, शेर अगर शिकार खाता है तो जितना खा सकता है उतना खा के छोड़ देता है। उसके बाद बाकी जितने छोटे छोटे जानवर हैं जो उस बड़े को शिकार नहीं कर सकते, फिर वो जानवर उससे भिड़ के शिकार करके उसका शिकार खत्म करते हैं, उसका सारा मांस। इसके बाद में जब उसमें हड्डियों में बारीक बारीक मांस लगा रह जाता है, उसको साफ करने का काम चालू करते हैं गिद्ध, और गिद्ध फिर धीरे धीरे हड्डियों पर लगे हुए पूरे मांस को खत्म कर देते हैं। अब बचती है केवल हड्डियाँ। जब हड्डियाँ बचती हैं तो हजारों की तादाद में चींटियाँ पहुँचती हैं और उन हड्डियों को खा कर उसका बुरादा कर देती हैं, तो वो खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तो वापस एक प्रकृति के संतुलन में चला जाता है ज़मीन के अंदर। ये नाइट्रोजन बनने की प्रक्रिया भी इसी के साथ शुरू हो जाती है।
एक भी इसमें एक भी अगर हिस्सा हिलता है या एक भी अपन कहते हैं पावा हिलता है तो उसका बुरा असर देखने को मिलता है। सड़ान पैदा होती रहती है, बीमारी पैदा होती रहती है। इसलिए प्रकृति के संतुलन में इन सब पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए चोरल में गिद्धों का नया बसेरा बना है। अब हम चोरल गिद्धों को बचाने का अभियान चला रहे हैं, सरकार चला रही है, वन विभाग चला रहा है कि जितनी जल्दी हो सके गिद्धों की भरपूर मात्रा हो, ताकि जो भी जंगल में जानवर मर जाते हैं शिकार विहार के बाद में, उनमें जानवर के कीड़े मकोड़े या और पैदा ना हो, उससे वातावरण गंदा ना हो। तो उसके लिए इन गिद्धों का होना बहुत ज़रूरी है और एक अभियान भी चल रहा है। तो ये अच्छा काम है, पर गिद्धों को बचाना हमारा और आपका भी नैतिक कर्तव्य। क्या साहब? जी बिल्कुल। गर्मी में गिद्धों की 3 दिन गणना का कार्यक्रम चला था, उस गणना में ये निकल कर आया है कि चोरल जो है गिद्धों का नया बसेरा बन चुका है। चोरल में बड़ी संख्या में गिद्ध पाए गए। हालांकि सर्दियों में भी इस तरह की जो गणना की गई थी। एक और बात कर लेता हूँ, आज विश्व थायराइड दिवस है। ये बीमारी जो है आपको आपका पूरा शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। थायराइड बढ़ने से आपको जो है आपका वेट लॉस होगा या वेट बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो हर 10 में एक भारतीय जो अब धीरे धीरे थायराइड का शिकार हो रहा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप नियमित रूप से पैदल खूब चलिए, जितना चल सकते हैं, योगा करिए, और उससे आप स्वस्थ रहेंगे तो थायराइड से आप बचे रहेंगे। थायराइड एक बार हो गया तो वो बहुत सारी मुसीबतें धीरे धीरे आपके लिए लाने लगता है। आपके शरीर का स्ट्रक्चर बिगाड़ने का काम थायराइड बहुत बुरी तरह से करता है। ये खबरें थी, ये दोपहर की खबरें थी। अब हम पहले पेश की उन व्यापारिक खबरों पर आपसे बात कर लेते हैं जो आपके जानने योग्य है। तो पहले हम आपको बताएं कि आज चौथी बार जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े। तो पेट्रोल के 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा दिए गए और डीजल पर 2 रुपये 71 पैसे बढ़ा दिए। तो प्लस जीएसटी और प्लस लगेगा इसके ऊपर, तो ये 3 रुपये के लगभग पहुंच जाएगा, जो टैक्स वगैरह लग के जो होने के बाद में। सवाल उठ रहा है कि आप सरकार ने जब कहा, पहले कहा था कि 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। जब आपने 5 रुपये कीमत बढ़ा दी उसकी, तो ये कहा गया कि 5 रुपये कीमत बढ़ गई तो 500 करोड़ का हमको घाटा कम होने लग जाएगा। फिर 2.5 रुपये और बढ़ गए पेट्रोल पे, तो उन्होंने कहा भाई 250 करोड़ का घाटा और कम होने लग जाएगा। तो 500, 250, 750, अब केवल 150 से 200 करोड़ का सर तेल कंपनियों को घाटा है। तेल कंपनियों को घाटा कहीं नहीं है। तेल कंपनियां अभी भी सरकार को डिविडेंड देने की तैयारी कर रही हैं। अच्छा भरपल्ले, जैसे भी रिजर्व बैंक ने डिविडेंड दिया 3.25 लाख रुपये का, 2,75,000 का डिविडेंड दिया है सरकार को। ये सरकार के पास पैसा जाएगा, सरकार इस पैसे को बाजार में छोड़ेगी। भीषण नकदी की कमी होने के कारण पर ये पेट्रोल और डीजल को लेकर आप खेल समझ लीजिए। हमारे और आपकी जेब से पिछले 10 साल में 42 लाख करोड़ रुपया निकाला जा चुका है। जब सरकार को भरपूर मात्रा में सस्ता पेट्रोल मिल रहा था, अगर हम 10 साल पुरानी बात करें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में $100 पर भी पेट्रोल गया था, तब भी आपको 70 रुपये या 80 रुपये के लगभग मिल रहा था। पर अब क्या है, $40 प्रति बैरल का कच्चा तेल का भाव होने के बाद भी सरकार ने आम आदमियों को कोई रियायत नहीं दी। इसीलिए आम आदमी की सरकार के प्रति सद्भावना धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसका कारण ये कि जब सस्ता था तब आपने सस्ता नहीं दिया, अब जब महंगा हो गया तो आप सारा हमारे पर बोझ डाल रहे हैं। पूरा का पूरा बोझ सरकार आम आदमी पर डाल रही है, अपने ऊपर बोझ रखना नहीं चाहती है। अगर चाहती होती तो शायद कुछ करती। एक और बात इसमें आपको बता दूं कि सरकार के टैक्स में कोई कमी नहीं की सरकार ने। सरकार को मिलने वाले डिविडेंड को जो तेल कंपनी में, उसमें कोई कमी नहीं है, उनके मुनाफे में कोई कमी नहीं है। मतलब 45 रुपये के लगभग यहाँ आने के बाद में पेट्रोल डीजल डीलरों का कमीशन काटने के बाद में 45 से 50 रुपये के लगभग पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर जितना पैसा दे रहे हो आप, वो टैक्स में, ना राज्य सरकारें पीछे हटने को तैयार है और ना ही केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार है। एक और खबर पर हम आपसे बात करते हैं। आज मार्को रूबियो आए हुए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। आप बताइए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारी सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर, जबकि मार्को रूबियो ने यहाँ आने के बाद ये कहा कि हमारी और इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी है। 5 अरब डॉलर का जो है, 500 अरब डॉलर का अमेरिका से भारत सामान आयात करेगा। तो कौन कौन से सामान आयात करेगा? एग्रीकल्चर का, आपका टेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर में। 3 क्षेत्रों में आपका वहाँ से आयात होगा। आप समझ लीजिए कि सरकार क्यों नहीं बोल रही और क्यों चुप है सरकार। उसका कारण ये है कि पिछले 70 सालों से एग्रीकल्चर की साइट कभी नहीं खोली गई है, और अगर ये एग्रीकल्चर की साइट सरकार ने खोल दी होगी अमेरिका के लिए, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे ये तो भगवान मालिक है। पर इस देश में बहुत बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। और अभी तक सरकार ने, अभी कल सवेरे के उनके ट्वीट करने के बाद में अभी तक किसी भी मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है। सब चुप है अपनी अपनी जगहों पर, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि इस मामले में नहीं, ये गलत है, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, नहीं। सब चुप है अपनी अपनी जगह पर, बिल्कुल साइलेंट।
तो कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना है ये मंत्रियों को समझ में आ गया कि अपने को कहाँ बोलना है। कांवड़ यात्रा निकल रही हो तो बोलना है, राम मंदिर का मामला तो बोलना अपने को ऐसे मामलों में नहीं बोलना। आज शेयर बाजार को ऐसा लगा शायद कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो रहा है, तो 800 अंकों तक उछला बाजार, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल अमेरिका इतनी जल्दी ये समझौता नहीं करेगा। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है उनकी। कच्चा तेल भरपल्ले अमेरिका बेच रहा है और भरपल्ले पैसा कमा रहा है, तो उस समय वो टालेगा इसको, जितना खींच सकता है उसको खींच के अपना पैसा खींच सकता है, खींच लेगा, क्योंकि उसका तेल की कोई कमी नहीं है। 2 देशों से वो तेल समेट रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपया नकदी रिजर्व बैंक छाप के बाजार में छोड़ चुका है। इसके बाद भी नकदी की भारी कमी है, पूरे देश भर के अंदर नकदी को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया। अभी सरकार को जो डिविडेंड मिला यह भी बाजार में छोड़ा जाएगा। आप समझ लो कि 46 लाख करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाएगा 45 लाख करोड़ रुपए के नकदी बाजार में। इसका क्या असर होगा? रुपया और नीचे जाएगा। रुपया कितना नीचे जाएगा? 1 लाख करोड़ अगर आप बाजार में डालते हो तो 1.5 रुपया नीचे जाता है रुपया। 3 लाख करोड़ आपने डाले तो 4.5 रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे जाएगा। अभी आप 95-96 पे हो, तो 96 4.5 मतलब 101-102 रुपये के हिसाब से। तो सरकार कुछ भी बोले कि हम रुपये को सुधार रही है, कुछ नहीं। अब रुपया सुधरना नहीं है, रुपया हर हाल में अगले साल तक 101-102 रुपये के अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। तो ये खबरें थी। एक कांग्रेस जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे निकल गई भाजपा को पछाड़ते हुए, और इंस्टाग्राम उनका ज़बरदस्त परचम ले रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर उनके हो चुके हैं। सरकार तमाम प्रयास कर रही है कांग्रेस जनता पार्टी का गला दबाने की, पर दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ने वाले समर्थकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसमें मैक्सिमम युवा हैं 18 से 25 साल के लगभग के। ये आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये तमाम वो खबरें हैं पहले पेज की जो हम दोपहर की आपको विशेष रूप से देते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आपको तमाम जगह खंगालना पड़ेगा। हमारा आग्रह आपसे कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी खबरें इंदौर की आपको देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देते हैं, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी मिले। हम आपसे चाहते हैं कि आप कृपा करके अगर कार्यक्रम सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो तत्काल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, आप हमसे कोई सुधार चाहते हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको बॉक्स में नीचे दे दें, तो हम उसको और बेहतर तरीके से उस कार्यक्रम को बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।